नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल पंप डीलर चयन भाग 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस भाग में चर्चा करेंगे कि आपका चयन हो जाने के बाद क्या क्या कार्य आपको करने हैं, क्या कंपनी को करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों चयन होने के बाद आपको कंपनी द्वारा ईमेल से एक सूचना दी जाती है कि आपका चयन हो चुका है और आपको 10 दिन के अंदर ऑनलाइन IMD क्या है? इनिशियल मनी डिपॉजिट, जो कि जमा राशि का सिक्योरिटी डिपॉजिट का 10% होता है। दोस्तों ये आपको 10 दिन के अंदर जमा करना है और दस्तावेज जिसके आधार पे आपने एप्लीकेशन भरी है वो जमा करने होते हैं। दोस्तों अगर आप 10 दिन में जमा नहीं कर पाते हैं तो एक मौका और आपको दिया जाता है, कंपनी द्वारा 10 दिन और दिए जाते हैं कि आप फिर से एक मौका दिया जा रहा है 10 दिन का, आप इसमें जमा कर दीजिए। आप फिर भी जमा नहीं करते हैं तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों अब आपने IMD भी जमा कर दी, दस्तावेज भी जमा कर दिए, तो कंपनी द्वारा उन दस्तावेजों की जांच की जाती है। अगर उसके अंदर कोई रेक्टिफाइबल डेफिशिएंसी या कुछ ऐसी कमियां पाई जाती हैं जिसका सुधार किया जा सकता है तो कंपनी आपको फिर मेल द्वारा सूचना देगी। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर आपको उस ईमेल का महत्व बता रहा हूँ। जो ईमेल एड्रेस आपने अपने एप्लीकेशन में भरा था वो बहुत महत्वपूर्ण ईमेल ID है। उसके ऊपर जो भी सूचना जाएगी कंपनी द्वारा उसी पे सूचना जाएगी, आपने वहीं से प्राप्त करनी है सूचना और उस पर आपको कार्रवाई करनी है। दोस्तों अब आपको फिर से सूचना गई कि ये आपकी कमियां हैं, आप इसको दूर कर दीजिए। कंपनी आपको 21 दिन का समय देती है कि उनको सुधार करने के लिए। अगर आपने ईमेल नहीं खोला या सुधार नहीं किया तो आपका चयन निरस्त हो जाता है। दोस्तों इसलिए ये ध्यान रखें कि ईमेल ID अपना ही दें, किसी और का मत दे। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि ईमेल ID हमने किसी और का दे दिया था, जो फॉर्म भरा था हमारे पास ईमेल ID था नहीं तो उसने अपना भर दिया। अब उसको ढूंढ रहे हैं, वो आदमी मिल नहीं रहा है, ईमेल आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ईमेल ID चेंज करो, बहुत समस्या का काम हो जाता है। अब आपने स्क्रूटनी हो गई, आपकी दस्तावेजों की जांच हो गई, कुछ अगर कार्रवाई करनी है, कुछ उसमें त्रुटि है उसको ठीक कर दिया आपने। उसके बाद कंपनी द्वारा फिर एक सूचना दी जाएगी उसी ईमेल पे दोस्तों कि आपकी जो जमीन है उसकी जांच LEC द्वारा की जाएगी। LEC क्या है दोस्तों? लैंड वैल्यूएशन कमेटी। इसके लिए भी आपको 10 दिन का समय दिया जाता है कि इस दिन कमेटी आपके पास आएगी, आप तैयार रहें, प्लॉट पे मिले, उस साइट पे मिले, दस्तावेजों सहित जो जमीन के दस्तावेज है वो कमेटी जाएगी, आपकी जमीन की जांच करेगी। अगर आप नहीं जाते हैं या सहयोग नहीं करते हैं जमीन की जांच करवाने का तो आपका चयन निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि LEC का कार्य क्या है, वो करती क्या है, जमीन उसको देखनी क्यों है? दोस्तों जमीन इसलिए देखनी है, LEC का कार्य इतना ही है कि जो आपने जमीन एप्लीकेशन में दिखाई थी वो विज्ञापित स्थल पे है या नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि जो जमीन है विज्ञापित स्थल के अंदर ही रहे, यानी एडवर्टाइज स्ट्रेच के अंदर ही होनी चाहिए। अगर जरा से भी स्ट्रेच से बाहर है तो आपकी जमीन स्वीकार नहीं की जा सकती। उसी तहसील के अंदर, उसी राजस्व ग्राम के अंदर वो जमीन होनी चाहिए जिसको विज्ञापित किया गया है। दोस्तों कमेटी ये भी जांचेगी कि उसका जो आकार है जमीन का वो विज्ञापन अनुसार है कि नहीं है, रोड पे लगती है कि नहीं, यानी एब्यूटिंग द रोड है कि नहीं है आपका प्लॉट। अगर NHAI की लोकेशन है तो क्या जमीन NHAI नॉर्म्स मीट कर रही है, क्या उस जमीन के ऊपर से कोई बिजली की तार 11 kVA या उससे ऊपर की कोई तार को नहीं जा रही है। ये सारी चीजें LEC को देखनी होती हैं। अगर आपकी जमीन ये सारी जो शर्तें हैं वो पूरा कर रही है तो जमीन आपकी कंपनी स्वीकार कर लेती है। उसके बाद फिर आपको एक सूचना मिलती है कि 10 दिन के अंदर आपको FVC के सामने सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। अब दोस्तों ये FVC क्या है? FVC है फील्ड
वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, यानी जो आपने सूचना अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था उसकी करेक्टनेस की जांच करने के लिए एक कमेटी रहती है जो आपके सारे दस्तावेजों की जांच करती है और ये देखती है कि जो आपने सूचना दी थी वो सही है कि नहीं सही। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपका चयन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई सूचना के आधार पर हुआ है। जब आपने फॉर्म भरा था, आपने कोई दस्तावेज कंपनी को नहीं दिए थे, आपने ये घोषित किया था कि मैं जो भी सूचना फॉर्म में दे रहा हूँ वो सही है, अगर ये सूचना गलत पाई जाती है तो मेरा चयन अगर हो जाता तो निरस्त कर दिया जाए। तो आपका जो चयन हुआ है ये तो उस सूचना के आधार पे हुआ जो आपने एप्लीकेशन में भरा था। उस वक्त जांच तो की नहीं थी आपकी किसी दस्तावेज की। अब जो FEC है ये जांच करेगी आपके दस्तावेजों की। अगर कोई चीज ऐसी पाई जाती है कि जो आपने वहाँ सूचना भरी थी एप्लीकेशन के अंदर और आपके दस्तावेजों में वो सूचना गलत है, ठीक नहीं है, जो मूल दस्तावेजों से आपकी जांच की जाएगी, तो आपका चयन दोस्तों निरस्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। जब आप एप्लीकेशन भरें तो वही सूचना दें जिसके पेपर आपके पास हैं। कोई भी गलत सूचना मत दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। कभी भी ये ध्यान रहे कि जब भी आप कोई गलत सूचना देंगे और आपका किसी भूल से आपका चयन हो जाता है, पंप भी कमीशन हो जाता है, कभी भी कोई आपकी शिकायत कर देता है या कंपनी के नोटिस में आ जाता है कि आपने जो सूचना भरी थी वो गलत थी, जो कमीशन भी हो जाए पंप आपका 10 साल भी हो जाएंगे तब भी वो निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपके शिकायत करने वाले भी बहुत होते हैं, आपके शुभचिंतक बहुत होते हैं। हमारे देश में ये एक समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि आपके टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आपकी गलती ढूंढने वाले बहुत मिलेंगे। वो देखेंगे कहाँ गलती की है। आपका पंप अगर कमीशन हो भी गया है तो वो उसको कैंसिल करवा देंगे। तो आप ऐसा भूल मत कीजिएगा, हमेशा सही सूचना एप्लीकेशन में भरिए दोस्तों। ये मेरा आपको एक सुझाव है, एक सलाह है, इस पे अमल कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब FEC आपकी हो गई, सारे दस्तावेज ठीक मिल गए। अब आप कंपनी क्या करेगी, कंपनी आपको फिर से सूचना देगी कि आप LOI प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस में आ जाएं। आप जाइए, LOI ले लीजिए। LOI क्या, लेटर ऑफ इंटेंट, ये कंपनी आपको देगी। तो आपको जैसा भी है 2 महीने या 4 महीने का समय रहता है, आपको लैंड तैयार करके देनी होती है, पेट्रोल पंप जिस पे स्थापित होता है। फिर आपको NOC के लिए अप्लाई किया जाता है, उस जमीन के लिए, पैसों की अप्रूवल के लिए, ये सारी चीज़ें की कार्रवाई पूरी की जाती है। और जब ये सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो कंपनी आपको बुलाती है LOA के लिए। LOA क्या है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आपको दिया जाता है और आपसे जमा राशि ली जाती है। LOA देने के बाद, जमा राशि देने के बाद आपसे फिर एग्रीमेंट, डीलरशिप एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें कंपनी के अधिकारी भी साइन करते हैं और आप भी साइन करते हैं। तो आप कंपनी के डीलर नियुक्त कर दिए जाते हैं दोस्तों। और आपका जो पंप है वो कमीशन कर दिया जाता है। आप लोड के लिए पैसा जमा करते हैं और कंपनी के डिपोज से आपके लिए एक लोड निकाल दिया जाता है। जैसे ही लोड निकलता है उसको माना जाता है कि आपका पंप कमीशन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, जमा राशि क्या है, फिक्स्ड राशि क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। पंप है 2 प्रकार के हैं, एक रेगुलर है, एक रूरल है। जो रेगुलर पंप है उनकी जो जमा राशि है दोस्तों, ओपन कैटेगरी की 5 लाख, OBC है तो 4 लाख, SC ST है तो 3 लाख। अगर ये रूरल के यानी ग्रामीण पंप है तो ओपन कैटेगरी के लिए जमा राशि है 4 लाख, OBC के लिए 3 लाख, SC ST के लिए 2 लाख। इसके अतिरिक्त दोस्तों फिक्स्ड फी भी रहती है जो आपको जमा करनी पड़ती है दोस्तों। फिक्स्ड फी क्या है, जो B साइट है यानी डीलर कंट्रोल साइट, इसके लिए आपको 15 लाख रुपए की एक फिक्स्ड फी रहती है जो कि रिफंड नहीं होती है। जो सिक्योरिटी है दोस्तों वो रिफंड हो जाती है जब आप सरेंडर करते हैं, पंप को रिजाइन करते हैं तो आपको वापस हो जाती है। अगर आपको टर्मिनेट किया जाता है किसी कारण से तो वो फॉरफिट कर ली जाती है दोस्तों। आपको ये सिक्योरिटी जो जमा करेंगे वो तो 10% आपने पहले दिया है वो काट के, बाकी का 90% आपको देना है दोस्तों।
तो रूरल आरओ जो है यानी ग्रामीण पेट्रोल पंप है, उसके लिए जमा राशि 5 लाख रुपया है। ये फिक्स राशि है, ये कभी वापस नहीं होती है दोस्तों। अब बात करते हैं जहां पर बिड होती है, जहां पे बोली द्वारा चयन होता है, जिसकी सबसे अधिक बोली होती है उसको चयन घोषित कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ए कैटेगरी की, ए साइड की जो लोकेशंस हैं कॉर्पस फंड को छोड़ के, वो सारी ए साइड की जो लोकेशंस होती हैं उसके लिए आपको बिड देनी पड़ती है। तो इसके लिए एक न्यूनतम राशि बिड की रहती है, जो कि रेगुलर आरओ के लिए दोस्तों 30 लाख की राशि है। कम से कम इतनी बोली देंगे, इतनी बिड देंगे या उससे ऊपर देंगे। और इसी प्रकार से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिड कर रहे हैं तो कम से कम बोली की राशि 10 लाख होती है। ये आपको जमा करनी पड़ती है। जो अधिक राशि की बोली देगा पंप उसको मिल जाएगा। ये राशि कभी वापस नहीं मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लाभकारी लगेगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा है तो कृपया दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, उसको आप मिस मत कीजिएगा। वो जानकारी ये है दोस्तों कि हम क्या गलतियां करते हैं, आवेदक क्या गलतियां करते हैं जिनके कारण उनका चयन निरस्त हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी चयन होते हैं 70% निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गलती फॉर्म में मिलती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। तो अगला जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर आधारित होगा, जिसके हम बताएंगे कि अक्सर क्या छोटी छोटी गलतियां आवेदक कर देता है फॉर्म भरते हुए, जो कि उसको सावधान रहना चाहिए। 70% रिजेक्शन हो जाती है, केवल 30% ही लोगों को पंप मिल पाता है। 70% दोबारा से ड्रा में चले जाते हैं या दोबारा विज्ञापन में चले जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो अगले वीडियो का करें इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।